हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड्स, आप सभी का 5 तारीख को एनएचपीसी का एग्जाम होने वाला है। उसी को देखते हुए डियर फ्रेंड, आप सभी के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कराएंगे, जिसमें आप कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड, उसके साथ साथ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और पावर इलेक्ट्रॉनिक। उसके साथ साथ कुछ यूटिलाइजेशन के भी क्वेश्चन रहेंगे, उसके साथ साथ ट्रैक्शंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इन सब्जेक्ट को हम कवर करने की कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो में। बस वीडियो का आप लोग पूरा लास्ट तक सीन कीजिएगा। आप सभी का आप सभी का बहुत सारा कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा और आप सभी का क्विक रिवीजन हो जाएगा इन सभी सब्जेक्ट का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले फिर एक बात और करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं और टेक्निकल स्टूडेंट हैं, कहने मतलब आप पॉलिटेक्निक करके टेक्निकल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी फुल नोटिफिकेशन अपडेट रहते हैं उन्हें आप तक हम पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और पॉलिटेक्निक करके टेक्निकल वैकेंसी की तैयारी करते हैं, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप सभी का क्वेश्चन आते हैं मशीन फर्स्ट का। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, ट्रांसफार्मर में लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होने वाली हानि कौन सी है? जब ट्रांसफार्मर में आप लोड परिवर्तित करते हैं तो उसके साथ कौन सी हानि ऐसी होती है जो परिवर्तित हो जाती है? तो वो होती है हमारी कॉपर लॉसेस, जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं ताम्र हानि। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहता हूँ, ये क्विक रिवीजन का क्लासेस हमारे एक प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम का हमने क्विक रिवीजन कराया है, तो वहाँ पे आप जाकर के और भी एग्जाम का क्विक रिवीजन देख सकते हैं। तो ये तो चलो फिलहाल रहा एनएचपीसी का, तो आप इसको सीन कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक, इसका जो करेक्ट आंसर है भार के शक्ति गुणक पर निर्भर करता है। मतलब अगर कोई पूछ दे कि ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर होता है वो किस पर निर्भर करता है, या फिर बोल दें हम जिसे कि ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर क्या होगा बताओ, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, ट्रांसफार्मर से जो लोड कनेक्ट है उसका पावर फैक्टर क्या है, वो लैगिंग है या लीडिंग है या यूनिटी है, वही सेम पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर का हो जाएगा। देखिए, ट्रांसफार्मर और सिंक्रोनस जनरेटर, इन दोनों में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिस लोड से कनेक्ट होते हैं, जो लोड की पावर फैक्टर होता है वही इनका पावर फैक्टर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसी सीक्वेंस में, ट्रांसफार्मर में क्रोड में फ्लक्स घनत्व बढ़ने पर क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर का आकार छोटा करना संभव हो सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर देखिए ट्रांसफार्मर में फ्लक्स घनत्व बढ़ेगा तो ट्रांसफार्मर का जो एरिया होता है वो कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? तो आप जानते हैं बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है आप सभी का 5/A। अगर ये फ्लक्स घनत्व बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, एरिया कम हो रहा होगा, तभी तो फ्लक्स घनत्व बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर का जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाएगा फ्लक्स घनत्व बढ़ने पर। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की किलो वोल्ट एम्पियर क्षमता बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर का आकार क्या होता है? जब ट्रांसफार्मर का आप किलो वोल्ट क्षमता बढ़ाएंगे तो ट्रांसफार्मर का आकार जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स? बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करा रहे हैं, आप सभी का क्विक रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, ट्रांसफार्मर में क्षरण लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? तो ट्रांसफार्मर में जो क्षरण फ्लक्स लीकेज होता है वो निर्भर करता है भार धारा पर या फिर लोड करंट पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त किए जाने वाले रसायन कौन सा होता है? तो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में अपने लोग जो प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं सिलिका जेल। ये क्या करता है फ्रेंड्स? ये ट्रांसफार्मर में जो बाहर से ये जब सांस लेता है, ट्रांसफार्मर लोड के घटने पर सांस लेता है, ब्रीथ लेता है, तो उस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है आप सभी का सिलिका जेल। ठीक है, सिलिका जेल जब हेल्दी होता है तो इसका जो कलर होता है वो नीला पिंक होता है, ब्लू होता है हेल्दी कंडीशन में, और जब ये खराब हो जाता है तब ये पिंक हो जाता है। ठीक है, गुलाबी। आगे देखिए, बकोल्ज रिले का उपयोग किया जाता है। तो बकोल्ज रिले का जो उपयोग होता है वो तेल कूलित ट्रांसफार्मर में या फिर बोले तो ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। ठीक, बकोल्ज रिले का उपयोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलन के मध्य प्रतिरोध कितना होता है? तो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलन के मध्य जो रेजिस्टेंस होता है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा पूर्ण भार धारा का कितना होता है? तो ट्रांसफार्मर जो नो लोड करंट होती है अपने फुल लोड करंट का 1 से लेकर के 3% होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? तो शुष्क सिलिका जेल का जो रंग होता है वो क्या नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। ठीक, अभी हम जस्ट ऊपर यही चर्चा किए थे कि हेल्दी कंडीशन में जो सिलिका जेल का रंग होगा वो ब्लू मतलब नीला होगा, और जब नमी सोख लेगा, जब वो खराब हो जाएगा तो उसका जो रंग होता है वो गुलाबी हो जाता है, हल्का गुलाबी। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे सेम आ गया। नमी सोखने के पश्चात सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है? तो नमी सोखने के पश्चात सिलिका जेल का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक कुंडली होती है, इसमें कॉपर की बचत होती है अपने इन कंपेरिजन टू कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर जो कंजर्वेटर का कार्य होता है वो तेल के प्रसार एवं संकुचन को समायोजित करना। क्या होता है? कंजर्वेटर क्या करता है? जो तेल में एक्सपेंशन होता है हीट के कारण, उसको वो समायोजित करने का काम करता है। ठीक, एडजस्ट करता है। अगर ये ना हो तो आप सभी का ट्रांसफार्मर टैंक फट जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में उच्च नियमन का तात्पर्य है? तो ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज रेगुलेशन का क्या तात्पर्य है? शून्य लोड से पूर्ण लोड तक वोल्टेज परिवर्तन उच्च। मतलब ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज रेगुलेशन मतलब ये होता है कि जब ट्रांसफार्मर में नो लोड से लेकर के फुल लोड आप चलाएंगे ट्रांसफार्मर को, तो इसके वोल्टेज के मान में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफार्मर तथा साधारण ट्रांसफार्मर में मुख्य अंतर क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर तथा सिंपल ट्रांसफार्मर में जो मेन अंतर है उसमें यही होता है कि ताम्र कॉपर की बचत होती है। जब हम सेम रेटिंग के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर और कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो ऑटो टाइप ट्रांसफार्मर में आप सभी का कॉपर का बचत होता है इन कंपेरिजन टू कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफार्मर में ताम्र बचत उच्चतम एवं ताम्र हानि निम्नतम होगा जब रूपांतरण अनुपात होगा। तो कह रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस कॉपर की बचत और ताम्र हानि मतलब कॉपर लॉसेस कम सबसे कम होगा। तो जब के का मान 1 या 1 के आसपास हो, जब के का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान 1 या 1 के आसपास हो, उस कंडीशन में ऑटो ट्रांसफार्मर में ताम्र की बचत सबसे ज़्यादा होती है और कॉपर लॉसेस सबसे कम होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। इसी सीक्वेंस से लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे देखिए, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाले शोर को क्या कहते हैं? तो ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाले शोर को हम कहते हैं हमिंग। क्या कहते हैं? हमिंग कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धारा ट्रांसफार्मर सीटी का उपयोग सहायक उपकरण की भांति किया जा सकता है। तो सीटी का उपयोग हम एमीटर की तरह भी कर सकते हैं, वाट मीटर की भी तरह कर सकते हैं, वाट घंटा मीटर यंत्र के साथ कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सप्लाई आवृत्ति बढ़ने पर सबसे अधिक प्रभावित होने वाली हानियाँ हैं। तो जब आप सप्लाई मतलब फ्रिक्वेंसी का वैल्यू बढ़ाते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाली हानि है वो है ईडी करंट हानि, या फिर इसी को आप बोलते हैं भंवर धारा हानि हिंदी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धारा ट्रांसफार्मर सीटी में बर्डन की इकाई क्या होती है? तो बर्डन की जो इकाई होती है वो होती है वोल्ट एम्पियर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कीजिएगा, मतलब भूलिएगा मत। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर प्राय किस स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? तो हाई वोल्टेज वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं वह अल्टरनेटर के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अत्यधिक ताप वृद्धि के कारण ट्रांसफार्मर का सबसे अधिक क्षतिग्रस्त होने वाला भाग क्या है? जब ट्रांसफार्मर में ताप की वैल्यू या फिर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो होता है कुंडली का विसंवाहन या फिर इंसुलेशन, मतलब जो कॉइल होती है उसमें कुंडली लपेटी होती है, उसका इंसुलेशन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है इससे टेम्परेचर के बढ़ने पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वोल्टेज रेगुलेटर की भांति प्रयोग आने वाला ट्रांसफार्मर कौन सा है? तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह जो प्रयोग आने वाले जो ट्रांसफार्मर है उसको अपने लोग बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक, तो चलिए ये आप सभी के मशीन फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जिसमें हम कवर किए हैं आप सभी के ट्रांसफार्मर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब हम कवर करते हैं मशीन सेकेंड, जिसमें इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर और कुछ डीसी मोटर्स के भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, आगे आइए, आप सभी का पहला क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर की गति क्या होती है? तो आप सभी का तुल्यकालिक मतलब जानते हैं, ये तो हिंदी हो गया, बाकी इसका मतलब होता है सिंक्रोनस मोटर की गति क्या होती है। तो सभी जानते हैं सिंक्रोनस मोटर हमेशा अपने सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, मतलब ये स्थिर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर में रोटर को दी जाने वाली उत्तेजन वोल्टेज होती है। तो सिंक्रोनस मोटर में जो हम एक्साइटेशन के लिए जो प्रयोग करते हैं वोल्टेज, वो हमारा होता है प्योर डीसी। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, इसमें एक्साइटेशन हम लगाते हैं, ये
सिंगल फेज स्टार्टर नहीं होता है, मतलब सेल्फ स्टार्टर नहीं होता है। इसको स्टार्ट करने के लिए हम अलग से एक डीसी सप्लाई यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तुल्यकाली मोटर की गति निर्भर करती है। तो तुल्यकाली मोटर की गति सप्लाई आवृत्ति एवं स्टेटर में ध्रुवों की संख्या, नंबर ऑफ पोल इन स्टेटर पर निर्भर करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुल्यकाली मोटर के स्टेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो सिंक्रोनस मोटर में जो आप सभी का इंड्यूज ईएमएफ होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो केवल रोटर उत्तेजन पर, मतलब केवल रोटर के एक्साइटेशन पर निर्भर करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुल्यकाली मोटर में न्यूनतम आर्मेचर धारा होती है। तो तुल्यकाली मोटर में न्यूनतम मिनिमम आर्मेचर धारा तब होगी जब इकाई शक्ति गुणक पर आप सभी का सिंक्रोनस मोटर चलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तुल्यकाली मोटर शून्य लोड एवं अति उत्तेजन पर प्रचालित है। इस अवस्था में मोटर क्या होगा? तुल्यकाली संधारित्र या फिर सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह ये कार्य करेगा, या फिर इसको आप सिंक्रोनस कंडेंसर कहेंगे। ठीक है, समझ गए नहीं ये वाला क्वेश्चन? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि तुल्यकाली मोटर है, मतलब सिंक्रोनस मोटर है, वह नो लोड पर और ओवर एक्साइटेशन पर चल रहा है। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? तो इस कंडीशन को आप बोलेंगे सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुल्यकाली मोटर में निरंतर धारा परिवर्तन से रोटर में दोलन उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सभी जानते हैं सिंक्रोनस मोटर में जब आप लोड के मान में वेरिएशन करते हैं तो आप सभी का जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें हंटिंग की प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, इसको हंटिंग कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुल्यकाली मोटर में अवमंदन कुंडली डैम्पिंग कॉइल का कार्य क्या है? तो तुल्यकाली में अवमंदन कुंडली डैम्पिंग कॉइल का जो कार्य होता है वो होता है हंटिंग कम करना तथा प्रारंभिक बल आघूर्ण को विकसित करना। ठीक, हंटिंग को कम करना तथा स्टार्टिंग टॉर्क को डेवलप करना। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह मोटर जिसे एसी एकल कली तुल्यकारी मोटर एसी सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कहा जा सकता है जिसे उत्तेजित न किया गया हो। तो आप सभी का ऐसा कौन सा मोटर है? तो है मोटर रिलैक्टेंस मोटर। क्या है? रिलैक्टेंस मोटर। इसको आप हिंदी में प्रतिष्ठम मोटर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुल्यकाली मोटर में विकसित वह अधिकतम बलाघूर्ण जिस पर मोटर तुल्यकालन में रहती है कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं सिंक्रोनस टॉर्क। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुल्यकाली मोटर में विकसित मतलब डेवलप हुआ अधिकतम टॉर्क जिस पर आप सभी का सिंक्रोनस मोटर अपने सिंक्रोनस स्पीड में ही रहती है, तो उसको आप कौन सा टॉर्क कहेंगे? तो उसको कहेंगे सिंक्रोनस टॉर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तुल्यकाली मोटर को शून्य भार पर 100% उत्तेजित किया गया है। यदि सप्लाई वोल्टेज V तथा विरोधी विद्युत वाहक EB हो तो वो कंडीशन कौन सा होगा जिस पे 100% पर उत्तेजित किया जाए? तो ये कंडीशन आप सभी का -EV बराबर V। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वचालित न होने वाला मोटर है। तो जो सेल्फ स्टार्टेड आप सभी का इंडक्शन मोटर होता है और जो आप सभी का सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तुल्यकालिक मोटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह मोटर जिसको पश्चगामी अथवा अग्रगामी शक्ति गुणक पर सरलता से प्रचालित किया जा सकता है वह मोटर कौन सी है? तो मोटर है आप सभी का सिंक्रोनस मोटर, जिसको कि आप बोलते हैं तुल्यकाली मोटर। ठीक है, इस मोटर को आप लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पे चला सकते हैं, जबकि आप सभी का इंडक्शन मोटर जो होता है वो ओनली वन लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, तुल्यकाली मोटर में हंटिंग का कारण क्या है? तो सिंक्रोनस मोटर में जो हंटिंग का रीजन है वो लोड में वेरिएशन का जो कारण है, आप लोड के वेरिएशन जो करते हैं उसके वजह से तुल्यकाली मोटर में हंटिंग की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुल्यकाली मोटर के वी कर्व प्रदर्शित करते हैं किसके किसके बीच में? जो आप सभी का वी कर्व होता है, अगर कोई पूछ दे वी कर्व किसके किसके बीच में ड्रॉ होता है, तो आप सभी का जो वी कर्व होता है वह क्षेत्र धारा और आर्मेचर धारा के बीच में ड्रॉ होता है। ठीक है, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में ड्रॉ होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुल्यकाली मोटर के क्षेत्र की उत्तेजना समानता से कम होने की शक्ति में शक्ति गुणक क्या होता है? तो शक्ति गुणक होता है लैगिंग नेचर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुल्यकाली मोटर में क्षेत्र फ्लक्स का मान क्या होता है? तो सभी भार पर स्थिर होता है। क्या होता है? सभी लोड पर स्थिर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स हम आप सभी के इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट और इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें कवर कर चुके हैं। अब हम बताएंगे आप सभी को
पावर सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पावर सिस्टम में भी आप सभी के पावर प्लांट से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आप सभी का। पहला क्वेश्चन, थर्मल पावर प्लांट में किस भाग की अधिकतम देखरेख की आवश्यकता होती है? तो थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा जो केयर करने की आवश्यकता होती है वो होती है बॉयलर का। ठीक है, बॉयलर का। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस अल्टरनेटर में ध्रुवों की संख्या अधिकतम होती है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन के साथ जुड़े अल्टरनेटर में ध्रुवों की संख्या, नंबर ऑफ पोल्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में विद्युत ऊर्जा किस प्लांट के द्वारा सबसे ज़्यादा उपजाई जाती है? तो भारत में जो आप सभी का इलेक्ट्रिसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट से डेवलप की जाती है। क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट से डेवलप की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोनोमाइजर से हम गर्म करते हैं, तो इकोनोमाइजर से हम फीड वाटर को गर्म करते हैं। जो बॉयलर में हम वाटर को फीड करते हैं उस वाटर को पहले से हम गर्म करके भेजते हैं, इससे हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीजल पावर प्लांट का उपयोग सामान्यतः किसकी भांति प्रयुक्त किया जाता है? तो डीजल पावर प्लांट का उपयोग हम पीक लोड स्टेशन की तरह करते हैं। पीक लोड एक होता है बेस लोड, एक होता है पीक लोड। बेस लोड में हमारा जो लोड होता है वो पूरा 24 घंटा इक्वल बना रहता है, मतलब उससे नीचे नहीं आता। लेकिन हमारा पीक लोड जो होता है वो कुछ समय के लिए हमारा ऐसा लोड होता है उसमें मैक्सिमम पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम डीजल पावर प्लांट का उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी सर्किट द्वारा जितनी कम रिएक्टिव पावर ली जाती है उसका पावर फैक्टर उतना ही उत्तम होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, सिस्टम के पावर फैक्टर सुधारने के लिए जनरेटिंग स्टेशन द्वारा डिलीवर किए गए किलोवाट क्या होते हैं? तो होते हैं बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एसी ट्रांसमिशन लाइन में लाइन के दोनों सिरों पर फेज वोल्टेज के अंतर का कारण क्या होता है? तो जो फेज वोल्टेज का अंतर होता है एसी ट्रांसमिशन लाइन में वो रिएक्टेंस के कारण, रिएक्टेंस के प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोड शेडिंग की उपयुक्त विधि है? तो लोड शेडिंग की उपयुक्त विधि है लोड स्विच ऑफ करना, ये इसका उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट, पानी के जहाज में विद्युत शक्ति उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त विधि है? तो पानी के जहाज में इलेक्ट्रिसिटी उपयुक्त जो पानी में जो जहाज हमारी चलती हैं वहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे डीजल पावर प्लांट लगा होता है, मतलब डीजल प्लांट के हेल्प से वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेल्टन व्हील क्या है? तो पेल्टन व्हील यह एक उच्च शीर्ष टरबाइन है। ठीक, क्या है? यह एक उच्च शीर्ष टरबाइन है। ठीक, देखिए आप सभी का टरबाइन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है रिएक्शन टरबाइन, एक होता है आप सभी का इम्पल्स टरबाइन। तो जो आप सभी का इम्पल्स टरबाइन होता है उसका टाइप होता है पेल्टन व्हील टरबाइन। इसमें क्या होता है, हाइट बहुत ज़्यादा होता है और जो रेट ऑफ अमाउंट होता है वाटर फ्लो का वो कम होता है। ठीक है, और जो आप सभी का रिएक्शन टरबाइन होता है इसमें हाइट कम होता है और जो पानी का फ्लो होता है, रेट ऑफ वाटर, ये बहुत ज़्यादा होता है। और जो आप सभी का रिएक्शन टरबाइन होता है दो टाइप का होता है, एक होता है फ्रांसिस टरबाइन, एक होता है कपलान टरबाइन। ठीक, तो फ्रांसिस टरबाइन का उपयोग मतलब अपने वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा किया जाता है हर जगह। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर हीटर में कार्य होता है तो उष्ण जल का ताप बढ़ाया जा सकता है सुपर हीटर में। ठीक, सुपर हीटर में अपने लोग जो वेपर होता है उसका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं। आगे देखिए, सुपर हीटर भाप सदैव संतृप्त ताप में उच्च ताप पर होता है। ठीक, इसमें देखिए प्रेशर कांस्टेंट होता है, सुपर हीटर में प्रेशर कांस्टेंट होता है और ये हीट को टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टरबाइन की गति को नियंत्रित करता है? तो टरबाइन की गति को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? तो कंट्रोल करता है गवर्नर, इसका करेक्ट आंसर है गवर्नर। चलिए नेक्स्ट, डीजल पावर प्लांट की रनिंग कॉस्ट स्टीम पावर प्लांट की अपेक्षा क्या होती है? तो डीजल पावर प्लांट की जो रनिंग कॉस्ट होती है वो स्टीम पावर प्लांट की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि डीजल पावर प्लांट है तो वहाँ पे डीजल फ्यूल का उपयोग होगा। तो डीजल फ्यूल कितना महंगा आ रहा है तो आप जान ही रहे हैं इस समय। आगे देखिए, ऊर्जा का कमर्शियल सोर्स है? तो ऊर्जा का कमर्शियल सोर्स है सोलर हवा बायोगैस। ठीक है, सोलर हवा बायोगैस। ठीक, ये ऊर्जा का कमर्शियल सोर्स है। ठीक, जो कभी ना ख़त्म हो। ठीक, आगे देखिए, थर्मल पावर प्लांट की पूर्ण दक्षता कितनी होती है? तो थर्मल पावर प्लांट में जितने भी इक्विपमेंट जुड़े होते हैं उन सभी के एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो थर्मल पावर प्लांट के पूर्ण दक्षता या फिर फुल एफिशिएंसी के इक्वल होता है। तो बॉयलर दक्षता इंटू टरबाइन एफिशिएंसी इंटू जनरेटर एफिशिएंसी। ठीक, नेक्स्ट, स्टीम पावर प्लांट की रैनकाइन क्षमता दक्षता किस सीजन में सबसे ज़्यादा होती है? तो
जो आप सभी का स्टीम पावर प्लांट होता है उसकी रैनकाइन इफिशिएंसी जो होती है वो ठंडी में सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है गर्मी की तुलना में ठंडी में बढ़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उपभोक्ता की अधिकतम मांग 2 किलोवाट है और उसकी दैनिक ऊर्जा खपत 20 यूनिट है, उसका भार गुणक क्या होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला है 41.6% आएगा। ठीक, आगे देखिए। थर्मल पावर प्लांट की दक्षता बढ़ती है। तो थर्मल पावर प्लांट की जो दक्षता होती है वो भाप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर बढ़ती है। और ये जो ऊपर का क्वेश्चन है भी हम बोले, इसको आप इस वाले फार्मूले से लगाइएगा। लोड फैक्टर का जो फार्मूला होता है, भार गुणक का जो फार्मूला आता है वो आप सभी का होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन एवरेज लोड। क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड अपॉन एवरेज लोड। ठीक है, तो इस वाले फार्मूला से आप लोग सॉल्व कीजिएगा और सभी का आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे। स्लिप वे किस शक्ति संयंत्र का भाग है? तो स्लिप वे जो जल विद्युत शक्ति संयंत्र का भाग है, हाइड्रो पावर प्लांट का भाग है स्लिप वे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक मिनट। हाइड्रोजन प्लांट में टरबाइन की गति को रोका जाता है, तो किसके द्वारा रोका जाता है? डैम द्वारा। क्या है? डैम द्वारा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आप सभी का पावर सिस्टम के क्वेश्चन हो गए हैं, पावर प्लांट के क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे। अब हम स्टार्ट करेंगे आप सभी का यूटिलाइजेशन एंड टैक्सन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी का, खान एवं विस्फोटक गैस वाले स्थानों हेतु उपयुक्त रेल सेवा पद्धति कौन सी है? तो वहाँ पे हम उपयोग करते हैं बैटरी लोकोमोटिव। क्या? बैटरी लोकोमोटिव का उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। लोकोमोटिव में विद्युत ब्रेकिंग के लाभ क्या है? तो इसका लाभ है रेलवे लाइन को हानि नहीं पहुंचती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रेकिंग की सबसे अधिक महंगी विधि कौन सी है? तो विद्युत लोकोमोटिव में रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो होती है ये सबसे महंगी होती है। आप सभी का ट्रैक्शन में रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो होती है सबसे महंगी, कॉस्टलियर होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रामवे परिपथ के रिटर्न वायर का कार्य क्या होता है? तो रेल द्वारा ये संपन्न होता है रिटर्न वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छोटे पाथ की ट्रैक्शन लाइन में वोल्टता एवं आवृत्ति कितनी होती है? तो छोटे लाइन की जो ट्रैक्शन लाइन होता है हमारा, उसका जो वोल्टेज की अगर हम बात करें तो 15 वोल्ट से लेकर के 25 वोल्ट होता है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 16/2/3 से लेकर के 25 हर्ट्ज के बीच में होती है। ठीक है, देखिए ये इसका रीजन है, जो हर्ट्ज ये कम रखा जाता है, ये इस वजह से कम रखा जाता है ताकि जो आप सभी के ट्रेन में इक्विपमेंट वगैरह लगे होते हैं, फैन, लाइट या फिर कुछ भी A to Z, वो सारा चीज़ जो लोग जाते हैं बैठने, अपने लोग आम आदमी उसको निकाल के अपने मतलब कुल मिला करके ये कहना है कि उसको चोरी से बचाने के लिए ऐसा करते हैं, कम हर्ट्ज का मतलब सिस्टम बनाते हैं ताकि वहाँ का कोई सामान चोरी ना हो सके। अगर इंसान चोरी भी कर लेता है तो अपने घर पे ले जा करके उसको आप यूज नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि आप सभी के घर में जो सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज आती है, तो इस वजह से ऐसा किया गया है जानबूझ के। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उपनगरीय सब अर्बन रेलवे में प्रयुक्त डीसी वोल्टेज कितना होता है? तो उपनगरीय रेलवे में प्रयुक्त डीसी वोल्टेज जो होता है वो 1500 वोल्ट से लेकर के 3000 वोल्ट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेलवे विद्युतीकरण हेतु सबसे अधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो रेलवे विद्युतीकरण हेतु सबसे अधिक उपयुक्त विधि जो है वो कैंडो सिस्टम है, कैंडो प्रणाली। कैंडो प्रणाली क्या होता है? या 3 फेज को 2 फेज में चेंज करता है, 2 फेज को 3 फेज में चेंज करता है आप सभी के टैक्सन सिस्टम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कॉस्टिंग पीरियड में गाड़ी क्या होती है? तो केवल संवेग से चलती है एवं गाड़ी की विद्युत शक्ति बंद कर दी जाती है। ठीक है, कॉस्टिंग पीरियड में क्या होता है कि अपने लोग जो सप्लाई दिए रहते हैं उसको कट कर देते हैं और ब्रेकिंग नहीं लगाते हैं। ये अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण कुछ दूर तक चलती है और उसके बाद थोड़ा स्लो होते होते स्लो होती जाती है, फिर लास्ट में लोग ब्रेकिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोचिंग अप पीरियड में क्या होता है? तो नोचिंग अप पीरियड में गाड़ी का त्वरण स्थिर हो जाता है। ठीक है, जो आप सभी का ट्रेन या फिर कुछ भी वाहन है उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट। लंबी दूरी वाली विद्युत रेलों में यात्री डिब्बों के प्रदीपन का स्रोत क्या होता है? तो प्रत्येक डिब्बे में जनरेटर एवं बैटरी की व्यवस्था होती है। ठीक है, जो आप सभी का आप बैठे होंगे रेलवे स्टेशन मतलब रेल में, ट्रेन में, डिब्बे में, तो जो डिब्बे में आप सभी का पावर सप्लाई आती है, जो उससे आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर लेते हैं और लाइट जलती रहती है, ऊपर देखते होंगे तो फैन भी चलता रहता है। तो इसका सप्लाई आता कहाँ से है? तो इसका सप्लाई आप सभी के प्रत्येक डिब्बे में एक जनरेटर एवं बैटरी की व्यवस्था होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कैंडो सिस्टम में क्या होता है? तो अभी जस्ट हम ऊपर बात किए हैं कि एक कैंडो जो प्रणाली होती है वह एक कला विद्युत सप्लाई को त्रिकला सप्लाई में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्री रनिंग एवं कॉस्टिंग समय किस पीरियड में सबसे अधिक होता है? तो ये आप सभी का
मुख्य लाइन सेवा में सबसे अधिक होता है, मेन लाइन सेवा में। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रैक्शन पद्धति में विशिष्टता क्या होती है? तो जो आप सभी का आइडियल जो ट्रैक्शन सिस्टम होता है उसका जो अगर प्रॉपर्टी की हम बात करें तो उच्च प्रारंभिक ट्रैक्टिव शक्ति या फिर ट्रैक्टिव इफर्ट, अस्थायी अतिभार सहन करने की शक्ति एवं सरल एवं गति नियंत्रण। ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम की। ये सब आप सभी के ट्रैक्शन के क्वेश्चन हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है ट्रैक्शन का, मुख्य रेल सेवा एवं उपनगरीय रेल सेवा की गति समय अभिलक्षण में मुख्य अंतर क्या है? तो इन दोनों में मुख्य अंतर होता है अधिक कॉस्टिंग काल का। ठीक है, कॉस्टिंग काल, कॉस्टिंग टाइम पीरियड का, ये मेन इसका अंतर होता है। चलिए अब आप सभी का हम क्वेश्चन कराएंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले डियर फ्रेंड एक बात और करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और पॉलिटेक्निक करके टेक्निकल वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सभी को टेक्निकल की हर प्रकार की वैकेंसियों से फुल नोटिफिकेशन अपडेट हमेशा सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए आगे इसी सीक्वेंस में पीएन जंक्शन डायोड एवं रिवर्स बायस में होने वाले पीएन जंक्शन डायोड जब रिवर्स बायस में होता है तो जंक्शन पर धारा प्रवाह होता है, ये किसके कारण होता है? तो आवेश के अनुगमन धारा के कारण। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालॉग के शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो हम प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाते हैं उसको हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग आप सभी का दो प्रकार का होता है, एन टाइप डोपिंग और पी टाइप डोपिंग। तो मैं भी आप सभी को मतलब उम्मीद करते हैं कि ये आप सभी जानते होंगे। आगे देखिए, इंटरनल डायोड प्रयोग होता है, तो इंटरनल डायोड इन एसी एंड डीसी दोनों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जंक्शन पोटेंशियल होता है, तो जंक्शन पोटेंशियल आप सभी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। ठीक, नेक्स्ट सिलिकॉन पीएन जंक्शन के लिए नी वोल्टेज का मान कितना होता है? तो सिलिकॉन पीएन जंक्शन के लिए जो नी वोल्टेज का मान होता है 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जंक्शन में रिवर्स करंट मूवमेंट होता है, तो माइनॉरिटी कैरियर के कारण जंक्शन में रिवर्स करंट मूवमेंट होता है। ठीक है, डोपिंग के कारण क्या होता है? डोपिंग के कारण प्रतिरोध घट जाता है आप सभी का। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समान डायोड में डोपिंग की सांद्रता कितनी होती है? तो समान डायोड में जो डोपिंग की सांद्रता होती है वो 1 भाग में 10 के पावर 8 भाग होता है। ठीक, जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है, तो जीनर का डायोड का उपयोग जो होता है वो वोल्टेज रेगुलेशन की तरह उपयोग हम करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी के मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, टनल डायोड में अशुद्धि मिलाने का अनुपात क्या होता है? तो टनल डायोड में जो अशुद्धि मिलाने का अनुपात होता है 1 भाग में 10 के पावर 13 भाग। नेक्स्ट, डायोड का प्रयोग किया जाता है, तो डायोड का प्रयोग जो होता है वो रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। ठीक है, डायोड है तो डायोड एक यूनिडायरेक्शनल और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये लड़के बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, डायोड को बहुत लोग करंट कंट्रोल डिवाइस भी मार देते हैं। तो आप सभी को हमेशा याद रखना है डायोड जो होता है वह रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है, प्लस यूनिडायरेक्शनल होता है, प्लस वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक, आगे इसी सीक्वेंस में हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है? तो उसमें होता है 1। फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है? तो उसमें होता है 2। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है? तो उसमें होता है 4। हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है? तो हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता होती है 40.6%। फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है? तो वो होती है 81.2%। हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर का मान कितना होता है? तो हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर का मान होता है 1.21। डायोड में वह फॉरवर्ड वोल्टेज जिस पर धारा का चालन शुरू हो जाता है उसको आप क्या कहते हैं? तो उस वोल्टेज को अपने लोग बोलते हैं, मतलब ऐसा वोल्टेज वह है कि वह फॉरवर्ड वोल्टेज जिस पर आप सभी का करंट फ्लो होने लगता है डायोड में, उस वोल्टेज को आप क्या बोलते हैं? तो उस वोल्टेज को अपने लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सीक्वेंस में डायोड में वह रिवर्स बायस वोल्टेज जिस पर जंक्शन ब्रेक हो जाता है उसको आप क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आपसे ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायोड के रिवर्स बायस में वह अधिकतम वोल्टेज जिसे डायोड बिना डिस्ट्रॉय हुए सहता है उसको आप कौन सा वोल्टेज कहते हैं? तो उसको कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV। ठीक है, आगे डायोड कार्य करता है तो डायोड ऑटोमेटिक स्विच की तरह वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के दोगुनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायोड में टर्मिनल की संख्या होती है, तो डायोड में टर्मिनल की जो संख्या होती है वो 2 टर्मिनल होता है। ठीक, नेक्स्ट
क्वेश्चन, जीनर डायोड हमेशा प्रयोग किया जाता है, तो जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायोड में धारा बहती है, तो डायोड में जो धारा होती है वो एनोड टू कैथोड हमेशा फ्लो करती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसी सीक्वेंस में आप सभी का एनालॉग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आप सभी के लास्ट में कवर करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी का डिजिटल का, कंप्लीमेंटेशन के नियम के अनुसार 0 बार तुल्य है, तो 0 बार तुल्य है किसके? 1 के। 0 के ऊपर बार करेंगे तो आप सभी का 1 आएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट के नियम के अनुसार 1 बार तुल्य है, 1 के ऊपर, नॉट के नियम के अनुसार 1 के ऊपर अगर बार है तो इसका आएगा वैल्यू 0। ठीक है, अगर नॉट के नियम के अनुसार ए के ऊपर डबल बार है तो इसका वैल्यू क्या आएगा? तो ए के ऊपर जब डबल बार है तो इसका वैल्यू आएगा ए। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड के नियम के अनुसार ए डॉट 0 तुल्य है, तो ए डॉट 0 जो आएगा वो आएगा 0 के इक्वल, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, एंड के नियम के अनुसार ए डॉट ए तुल्य है, तो एंड के नियम के अनुसार ए डॉट जो ए 1 है वो तुल्य होता है ए के। ठीक है, आगे और के नियम के अनुसार ए प्लस 0 तुल्य है, तो और के नियम के अनुसार ए प्लस 0 तुल्य होता है ए के। ठीक है, नेक्स्ट, आर एस फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किया जाता है, तो दो परिपथ को संक्रमित करने में आर एस फ्लिप फ्लॉप का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 255 से अधिक बड़ी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए एक से अधिक क्या प्रयोग होता है? तो एक से अधिक बाइट्स का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ब्लॉक पल्सेस की आवृत्ति होती है, तो ब्लॉक पल्सेस की जो आवृत्ति होती है वो कुछ मेगा हर्ट्ज होती है। ठीक, नेक्स्ट, काउंटर के संदर्भ में अप का अर्थ है, काउंटर के संबंध में अप का अर्थ होता है बढ़ते क्रम में गिनती करना। बढ़ते क्रम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर तो आप जान ही रहे होंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप सभी को काउंटिंग करना, ये अर्थ होता है काउंटर में, काउंटर के संदर्भ में, रेफरेंस में अप का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड गेट में एक निवेशी 0 तथा दूसरा 1 है, तो निर्गत मतलब आउटपुट क्या होगा? जब दो इनपुट है एंड के पास, एक का वैल्यू है 0, एक का वैल्यू है 1, तो इसका जो आउटपुट आएगा इसका होता है ए डॉट बी, उस हिसाब से इसका आएगा 0। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दो इनपुट ए एंड बी वाले और गेट का आउटपुट शून्य होने के लिए आवश्यक है, तो दोनों इनपुट जब 0 रहेंगे तभी और गेट का आउटपुट जो होता है वो 0 आएगा, क्योंकि इसका जो आउटपुट का फार्मूला होता है वो y बराबर होता है a प्लस बी। जब तक ए और बी दोनों 0 नहीं होते हैं तब तक आप सभी का आउटपुट 0 नहीं होगा और गेट के कंडीशन में। चलिए नेक्स्ट, एक निबल के द्वारा कितने समय की दशमिक संख्याएं व्यक्त की जाती है? तो एक निबल के द्वारा 0 से लेकर के 15 तक की संख्याएं व्यक्त की जाती है। ठीक, नेक्स्ट, समान गणित में प्रयुक्त करते हैं, तो हम समान गणित में दशमलव या फिर डेसिमल डिजिट का उपयोग करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का भाग है, तो कंप्यूटर का भाग क्या होता है? सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो कंप्यूटर का भाग होता है। ठीक है, बूलियन व्यंजन ए बार बी प्लस ए बी बार सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी पूरे का बार को सरल करने पर प्राप्त होगा, तो इसको जो आप सरल करेंगे तो इसका आएगा आंसर ए बी बार सी प्लस ए बार बी प्लस ए बार सी बार। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे डी मॉर्गन का थ्योरम लगाइएगा सेकंड वाला, और बाकी इसको फिर कॉमन वन लेकर के सॉल्व करेंगे तो आपका लास्ट में यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, आस्की जो होता है, आस्की कोड, इसका जो पूरा नेम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरनेशनल इंटरचेंज, सॉरी फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, तो ये कितने बीट का होता है? तो ये 7 बीट का कोड होता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, लॉजिक का फैन आउट 50 से अधिक है, तो वो कौन सा लॉजिक हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सीमॉस, सीमॉस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बाइनरी संख्या के टूज कम्प्लीमेंट का पुनः टूज कम्प्लीमेंट लेने पर प्राप्त होता है, तो कोई बाइनरी संख्या आप उसका टूज कम्प्लीमेंट लिए और फिर जो आया उसका फिर टूज कम्प्लीमेंट ले लिए, तो आप सभी का लास्ट में ओरिजिनल संख्या ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीडी संख्याएं प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? तो प्रत्येक डेसिमल डिजिट को 4 बीट बाइनरी में प्रदर्शित किया जाता है, 4-4 बीट का जोड़ा लिया जाता है। ठीक है, आगे 44 बाइनरी संख्या क्या है? तो इसका जो आप सॉल्व करेंगे इसे 44 करके 54, अच्छा 2 से डिवीजन कीजिए, जो कट जाता है जैसे कि 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, अब ये कट गया तो इसका 0, फिर ऐसे 2 का भाग दीजिए तो ये आ जाएगा 13 13 दूनी 26, अभी 1 बचा तो यहाँ पे 1, तो इसके बाद आप सभी को बॉटम टू टॉप चलना है, तो उसको आप सीक्वेंस लिख देंगे तो उसका जो करेक्ट आंसर आएगा 110110 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
फ्लिप फ्लॉप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लिप फ्लॉप को बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आगे वह कौन सा लॉजिक गेट है जिससे दोनों इनपुट संकेत उच्च होने पर ही आउटपुट उच्च प्राप्त होता है? तो वो है आप सभी का एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, जब दोनों इनपुट ए और बी दोनों की वैल्यू जब 1 1 रहेगी तभी आप सभी का आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए डॉट बी। ठीक, आगे चलिए। आरएस फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए आवश्यक नॉर लॉजिक गेट्स की संख्या कितनी होती है? तो आरएस फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए आवश्यक नॉर गेट की जो आवश्यकता होती है, नंबर ऑफ नॉर गेट की हम बात करें तो वो होती है 2। ऐसे ही नैंड गेट अगर बोले तो भी 2 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन्वर्टर गेट किसको कहा जाता है? तो इन्वर्टर गेट कहा जाता है नॉट गेट को। तो चलिए, आप सभी के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम कवर करते हैं आप सभी का लास्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब भी यही बात कहेंगे, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं किए, तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कीजिए, कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी को ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड हमेशा अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे, क्विक रिवीजन से रिलेटेड। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, आप सभी के हर एग्जाम के से लेकर के छोटी से बड़ी फुल नोटिफिकेशन अपडेट वो आप सभी तक पहुँचती रहे। चलिए आगे, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक का पहला क्वेश्चन, थायरिस्टर का आविष्कार किस सन में हुआ था? थायरिस्टर का आविष्कार 1957 में हुआ था। ठीक, सिंक्रो ट्रांसमीटर तथा कंट्रोल ट्रांसफार्मर की संरचना क्या होती है? तो स्टेटर की एक समान तथा रोटर की अलग होती है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, बैंडविड्थ किस कंपनसेटर द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो बैंडविड्थ जो होता है फेज लीड नेटवर्क का यूज करके हम बढ़ा सकते हैं बैंडविड्थ की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन द्वारा निम्न में से किसका अध्ययन किया जा सकता है? तो ट्रांजिएंट व्यवहार और स्टेडी स्टेट का हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आगे एक कंट्रोलर का इनपुट होता है, तो कंट्रोलर का जो इनपुट होता है वो होता है एरर सिग्नल्स। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक कंट्रोल सिस्टम में उत्पन्न एरर सिग्नल कांस्टेंट है, इस क्रिया की आउटपुट होगी, तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा लीनियर। आगे एससीआर का पूरा नाम, तो एससीआर का जो पूरा नाम होता है वो होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, एससीआर का उपयोग कहाँ किया जाता है? एससीआर का उपयोग अपने लोग स्पीड कंट्रोलर में करते हैं। ठीक है, और इल्यूमिनेटिव कंट्रोलर्स में भी करते हैं, और उसके साथ साथ वेल्डिंग कंट्रोलर्स में भी करते हैं। ठीक है, ट्रैक कितने परतों वाली पीएन संधि होती है? तो ट्रैक जो होती है 5 परतों वाली पीएन संधि होती है। यहाँ पे जंक्शन की बात नहीं कर रहा है, लेयर्स की बात कर रहा है। तो ट्रैक में जो लेयर्स होते हैं वो 5 लेयर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत मशीन में थायरिस्टर का उपयोग किया जाता है? मैं मतलब पूछ रहा है कि किया जाता है, तो हाँ भैया किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंक्रो ट्रांसमीटर किस प्रकार का कार्य करता है? तो सिंक्रो ट्रांसमीटर जो होता है वो एक ट्रांसफार्मर मोटर की तरह समान होता है, फिर उसकी तरह कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी लीनियर सिस्टम का विवरण देने में प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट सिस्टम क्या होता है? तो उपकरण समीकरण हो सकती है, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक उत्तम कंट्रोल प्रणाली में निम्न के अतिरिक्त सभी गुण होते हैं, तो धीमी अनुक्रिया स्लो रिस्पांस ये इसका प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप सभी का आज का, मैकेनिकल डिवाइस होती है, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो डिवाइस होता है वो होता है एलवीडीटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं एलवीडीटी जो होता है वो पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है, इसका जो पूरा नेम होता है वो लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। यह डिस्टेंस को मेजर करने का मतलब काम करता है। ठीक है, तो आज का आप सभी का क्लास हो चुका है। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, बताइएगा, और जो चीज़ें कमी लगी हो उसको भी बताइएगा, ताकि आगे हम अपने वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकें। अगर आप सभी को और भी पार्ट में वीडियो चाहिए तो हमारा चलो पहला पार्ट रहा। अगर आप सभी को और भी वीडियो चाहिए या फिर और अलग एग्जाम पर, तो उसको आप कमेंट कीजिएगा, उसके लिए हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है, बाकी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए नोटिफिकेशन, एक नए अपडेट के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।